नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश का पॉडकास्ट। अब इस हफ्ते के आखिर में बजट पेश होने वाला है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए। वित्त मंत्रालय में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी भी हो गया। सभी अधिकारियों ने हलवा भी खा लिया। वित्त मंत्री ने भी जाहिर तौर पर उन्होंने भी हलवे का जो स्वाद है उसे चखा होगा। अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि बजट जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, क्या उसका स्वाद, क्या वो मिठास लेकर टैक्स पेयर्स के लिए, देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए लेकर आएगा, या वो कुछ ऐसा ज़्यादा उसमें मिठास होगी कि लोगों को कड़वा न लगे, शुगर लेवल ना बढ़ जाए। तो आज हम इसी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ द फेडरल के बिजनेस एडिटर प्रसन्ना मोहंती जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बजट पे विस्तार से वो बताएंगे। वर्षों का उनके पास अनुभव है, दशकों का अनुभव है। उन्होंने हर बजट को बारीकी से देखा है, पढ़ा है, और उनसे बेहतर कौन आपको बजट के बारे में बता सकता है। तो प्रसन्ना जी, सबसे पहले आपका आज स्वागत है। थैंक यू। और महज आज से 5वां दिन, आज से कुछ ही दिन बाद जो है वो बजट पेश होगा। क्या लग रहा है? हलवा सेरेमनी हो गया, सभी ने हलवा खा लिया, तो कुछ मिठास बजट में होगा या क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ मिठास तो ज़रूर होने चाहिए। कम से कम जो स्टेट्स जा रहे हैं इलेक्शन में, असम, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इनके लिए तो कुछ होना ही चाहिए, बिल्कुल। तो क्योंकि जो पद्मा अवार्ड्स मिला, मैं उससे, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे सामने भी यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया कि पद्मा अवार्ड्स मिला तो केरल से आपको पता है कि किस तरीके से तमिलनाडु, केरल से लोगों को धड़ाधड़ पद्मा अवार्ड दे दिए गए, बांट दिए गए। तो बजट में क्या होगा? देखिए, इलेक्शन के समय में आप देखते हैं कि बजट में वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जाता है। कोई इंडस्ट्रियल हब, ब्रिज, रोड नेटवर्क, रेल कनेक्शन, वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन, इस तरह के तो अक्सर होता ही है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनके तरफ से वो महिलाओं के लिए 1,500 या 2,500 का वो कैश, 10,000। वो तो 10,000 बिहार नया रिकॉर्ड बनाया। नहीं, ये 1,500, 2,000, 2,500 वाले जो है वो मंथली है, तो 6 महीने से वो दे देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इलेक्शन आते आते सबके हाथ में 10-12 हज़ार आ ही जाता है। और बिहार में एक ही साथ 10,000 कर दिया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर लेती हैं, ये सेंटर में भी। अब आसाम गवर्नमेंट ने अभी फिर 3,000 रुपये बिहू के उपलक्ष्य में वो महिलाओं को दिया। और इन्होंने ही पहले महिलाओं को ये कैश हैंड आउट इलेक्शन से पहले देने का काम किया था। तो सेंटर से इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में भी के लिए भी इन लोगों ने बजट में नहीं अनाउंस किया था। ये अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उस तरह की चीज़ें, अवार्ड जैसा आपने कहा, वो तो ऑलरेडी वो हो गया। नहीं, जहाँ पे जैसे विपक्ष की सरकार है तमिलनाडु में, केरल में, असम में तो उनकी अपनी सरकार है, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे क्या लगता है कि बजट से, क्योंकि जहाँ पे उनकी सरकार है तो वो तो स्वाभाविक है कि अपने राज्यों में इलेक्शन में जा रहे हैं तो वो ऐलान कर देंगे, जैसा बिहार में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। वहाँ पे तो ऐलान कर देना आसान होता है क्योंकि उनकी रूलिंग पार्टी की सरकार है। लेकिन जहाँ पे सरकारें नहीं है वहाँ के लिए कुछ खास? ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। ज़्यादातर यही करते हैं कि इलेक्शन के समय में 450 रुपये में LPG सिलेंडर देंगे। या कई बार हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग चीज़ें प्रॉमिस करते हैं, बट वो बजट में नहीं होता है। जैसे कि इतने सिलेंडर या इतने किलो चीनी मुफ्त में देंगे, बट वो बजट में नहीं होता है। बजट में एलोकेशंस बढ़ाई दी जाती है, ऐसा होता है। लेकिन इस तरह के कोई ओवरऑल स्कीम नज़र नहीं आया, एक्सेप्ट आप अगर देखें कि जो 2024-19 का जनरल इलेक्शन था, वो जनरल इलेक्शन था, तो इसलिए उसमें वो PM किसान, हाँ हाँ हाँ, पर ये स्टेट इलेक्शंस हैं तो इस तरह से शायद कुछ
तो ऑल ओवर इंडिया के लिए ना हो। यानी आपका तर्क है कि बजट जो है थोड़ा इलेक्शन की जो चाशनी है वो लपेटे हुए होगा। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न, पिछले साल 2025 का बजट बहुत ही खास, 12 लाख तक इनकम टैक्स जो सालाना जिनकी आय है उनको टैक्स छूट से मुक्त कर दिया, टैक्स देने से मुक्त कर दिया गया। और सैलरी क्लास के लिए तो 75,000 और स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 1275 हो गया। कहा गया सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा बचत करेंगे, लोग बाजार में ज्यादा खर्च करेंगे। क्या ये जो लक्ष्य लेकर सरकार ने ये जो तोहफा दिया था, क्या वो पूरा कर पाई और आपको एक साल में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, आप अभी के जो लेटेस्ट जीडीपी के नंबर्स देखें, ये जो एडवांस एस्टिमेट है, तो उसमें जो ग्रोथ है कंजम्पशन में वो जीडीपी से नीचे है, उम्मीद है वही होगी। और जो पहले 2 तिहाई की रिजल्ट्स आई उसमें भी नीचे है। तो आप मान के चलें ये दोनों चीज़ें हो रही हैं जब इनकम टैक्स में रिलीफ मिली और जीएसटी में कटौती हुई, उसके बाद ही तो ये हो रहा है। उसके बाद जीएसटी काटा गया 22 जो सितंबर में लागू हुआ। हाँ, तो आपका मेन ग्रोथ इंजन जो है ये कंजम्पशन जो है, तो उसमें तो ग्रोथ हो ही नहीं रहा है जितना जीडीपी में हो रहा है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं तो सोचिए कि कंजम्पशन लेवल कितना होता और जीडीपी की ग्रोथ के क्या हालत होते। तो इसके क्या वजह आपको नजर आ रहे हैं? कंजम्पशन आप अगर कह रहे हैं कि इतना 12 लाख तक टैक्स रिबेट जो है बढ़ा दिया गया, जीएसटी कट भी हो गया, तो कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ रहा? दिक्कत कहाँ है? देखिए, कंजम्पशन ये पहले उम्मीद भी करी गई थी कि ये जैसे इनकम टैक्स जब हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद कहा कि इससे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या है जो एसेंशियल चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो तो लोग खरीदेंगे। और जो उनकी बहुत सालों से जो वेज स्टैग्नेशन हुआ है, मतलब सैलरी और वेजेस बढ़े नहीं हैं। आपके पास एसबीआई रिसर्च का रिपोर्ट है कि FY26 में 0.5% रियल ग्रोथ है, यानी कि लगभग वो न्यूट्रलाइज्ड करता है जो इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो आपके अगर वेजेस और इनकम, सैलरी और वेजेस से इनकम होता है, तो अगर वो इनकम नहीं बढ़ रहा है तो आप कंजम्पशन आपका नहीं बढ़ेगा, जो मिनिमम लेवल तक है उतना लेवल तक है वो तो कंटिन्यू कर रहा है। तो टैक्स रिलीफ हो, जीएसटी कट हो, उससे डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंडिचर है वो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि कुछ सेविंग कर लें, जैसे इनकम टैक्स से हुआ कि उनकी हालत पहले से ख़राब है। और जो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो लग्जरी चीज़ों में एक्सपेंडिचर करते हैं, उनके पास पैसे, तो उनको तो ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्स कट से, और जीएसटी हो या इनकम टैक्स कट हो। तो बेसिकली ये आपको एक तरह से एक मदद तो मिली, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर होता है वो वही भी होता है कि वैसे सैलरी बढ़ने वाला है क्या अगले साल, प्रमोशन मिलने वाला है या सैलरी बढ़ने वाली, इनकम बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से फिर वो खर्च करते हैं। जब आपका पेसिमिस्टिक आइडिया हो कि अगले साल अच्छा इस बार तो ये हो गया, अगले बार तो नहीं होगा, या उसके अगले साल भी नहीं होगा, तो कुछ बचा सको तो बचा लो। तो एक्सपेंडिचर का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका रिलेशन आपका आउटलुक पे भी है कि अभी की हालत क्या है और कल के हालत क्या होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि तो ये तो तमाम जो बातें आप बता रहे हैं ये तो सरकार के संज्ञान में होगा, डेटा तो उसके पास भी है। तो फिर जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री अपना 9वां बजट पेश करेंगी, तो किस तरीके से आपको लगता है, आपको समझ में आ रहा है कि इन बातों को एड्रेस किया जाएगा? सरकार के पास कितना हेडरूम आपको नजर आता? हेडरूम की बात जहाँ तक है वो उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन है कि आपको फिस्कल डेफिसिट यहाँ तक रखनी है
डेट लेवल को यहाँ तक रखना है। जब आपका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड फार्मूला तो यही है, अगर आप नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा डेट लेकर भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, ग्रोथ तो होगा नहीं, है ना। तो उसको तो करना होगा, उस नहीं करने से फायदा नहीं है। जहाँ तक करने का सवाल है और क्या स्टेप ले सकते हैं, इनकम टैक्स में इतना बड़ा छूट दे दिया पिछले साल, उससे तो कुछ बात बनी नहीं। जीएसटी कट भी दे दिया, उससे भी कुछ बात नहीं बनी। तो आप अब क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और कुछ सोच भी नहीं पा रही होगी। और ये हालांकि आप इनकम लेवल को देखें और जीएसटी का जो रेट था ये सब को देख के वो सब कट वाजिब थी, लेकिन आप एक्चुअली कितना दूर इस चीज़ को लेके जा सकते हैं कि इससे आपका कंजम्पशन, असल चीज़ तो है इनकम आपके पास, और इनकम के लिए आपको आपके पास नौकरी करनी है ना, नौकरी चाहिए, अच्छे क्वालिटी नौकरी चाहिए। मेरा सवाल इसी पे था, क्वालिटी जॉब्स को लेकर, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात कहा। आप भी झिझक रहे हैं ये बताने में कि सरकार यहाँ से क्या कर सकती है, क्योंकि 12 लाख तक का रिबेट दे दिया गया, जीएसटी कट हो गया, तो फिर यहाँ से क्या, क्योंकि जिन वजहों से किया गया वो तो उसका समाधान निकला नहीं। लेकिन आप बड़ी बात बता रहे हैं कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, क्वालिटी जॉब्स नहीं आ रहे, तो क्वालिटी जॉब्स ये कैसे एड्रेस होगा? केवल आंकड़ेबाजी से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होगा। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बड़ी आबादी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा, इसको कैसे एड्रेस बजट के जरिए किया जा सकता है? बात यह है कि कोई एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है क्या? बजट में हमने कोशिश की है क्या? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो आई, 4% का एलोकेशन ही उसका यूटिलाइज हो पाया। लोग जा ही नहीं रहे, बच्चे जा नहीं रहे हैं। मुझे पता है बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं ये प्रूफ भी है, और यूटिलाइजेशन जो है फंड उसका, और ये जो पीएलआई, डीएलआई, ईएलआई, ये सब जो दुनिया भर के हो रखा है, उसका नेट गेन आपको क्या मिला? ईपीएफओ का डेटा देखिए, वो नंबर ऑफ न्यू सब्सक्राइबर हों या टोटल पेरोल डेटा जिसको बोलते हैं, वो तो नीचे जा रहा है। 2019 के लेवल से तो काफ़ी नीचे है। तो ये जो जॉब्स आप कर रहे हैं, आपको पता है इससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। आप कर भी क्या रहे हैं? आप कंपनीज को पैसा दे रहे हैं कि आपका जो पीएफ का ड्यूज़ है वर्कर्स के तरफ से, वो चीज़ मिल रहा है आपको, आपके लिए उसको रिलैक्स कर रहे हैं, उसको तमाम तरह के पेनल्टी से मुक्त कर रहे हैं जी। और आपको कोई बंधन नहीं है यहाँ पे कि आप परमानेंट जॉब दें, तो आप पैसा लीजिए, थोड़े दिन के बाद उसको निकाल दीजिए, आप सरकार से इंसेंटिव ले लीजिए, अगले साल किसी और को हायर कीजिए और निकाल दीजिए, और इंसेंटिव खत्म, नौकरी खत्म। तो ये तो सारे तरह के फायदे कॉर्पोरेट्स के लिए। आपको याद होगा 2019 में जिस तरीके से टैक्स कट किया गया था कॉर्पोरेट्स के लिए, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का उनको बेनिफिट दिया गया। मैं आज एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जा रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए जो है इस बार सरकार को टैक्स शॉर्टफॉल शायद देखना पड़े। आपको पता है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट्स को रिलीफ दी गई है? आपको क्या समझ में आता है? क्या यहाँ पे किस तरीके से टैक्स कट से क्या अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है कॉर्पोरेट को टैक्स कट से? आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ। आप अगर देखें, ये जो कॉर्पोरेट जो टैक्स देते हैं और इंडिविजुअल्स जो पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो टोटल ग्रॉस टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स का, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है बजाय इनकम टैक्स के। लेकिन ये चेंज हो गया 2021 में। अब इनकम टैक्स जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो ज़्यादा बड़ा हो गया और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो ज़्यादा छोटा हो गया, और दोनों के बीच के गैप बढ़ता जा रहा है। मतलब ये रिवर्स हो गया। तो ये एक बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है, इसको एड्रेस करना चाहिए। तो ये हो क्यों रहा है? आपने टैक्स कट दे दिया और इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं,
PLI DLI इस तरह के कैश हैंडआउट्स भी दे रहे हैं, तो प्रॉफिट तो बढ़ता जा रहा है उनका। प्रॉफिट का कर क्या रहे हैं, बैठे हुए हैं पैसे 13.4 लाख करोड़ के आसपास का उनका कैश रिजर्व था पिछले साल, और आप देखेंगे तो ये बाहर ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, OFDI जिसको बोलते हैं, तो वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक तो यहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ नहीं रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, और आपका बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि उनको भी पता है कि देश के हालात ठीक नहीं है, पैसे कमाओ तो और बाहर लगाओ। तो क्या कॉर्पोरेट सरकार की सुन नहीं रही? सरकार के लिए कॉर्पोरेट को इन्वेस्ट, क्योंकि सरकार 11 लाख करोड़ से ज्यादा जो है कैपेक्स सरकार का है, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स तो हमें बहुत उतना देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि इतनी इंसेंटिव सरकार कॉर्पोरेट्स को दे रही है। तो क्या कॉर्पोरेट सरकार की सुनती नहीं है? आपको लगता है सरकार चाहती है ऐसा कुछ कि कॉर्पोरेट बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करे और फलाना ढिकाना? एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, आप सोच सकते हैं कि अगर सरकार चाहे और कॉर्पोरेट ना सुने, ऐसा कभी हो सकता है? किसी भी सरकार में नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ दिखाने के दांत होते हैं, कुछ खाने के दांत और अलग होते हैं। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो और इलेक्ट्रल ट्रस्ट्स के जो डोनेशंस के बारे में पता चला है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीधा देखने को मिला है। और तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार उन पे नकल कसना चाहें तो नहीं कर, बल्कि कुछ दिन पहले मैं साउथ कोरियन इकोनॉमिस्ट इंडिया में आए हुए थे, उनका एक इंटरव्यू था तो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि जापान हो, कोरिया में जो नेशनल चैम्पियन मॉडल हमने फॉलो करते हैं, वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहा है, और दूसरे कंट्रीज़ में भी रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे जब इंसेंटिव्स दिए, टैक्स हॉलीडेज हो या दूसरी तरह की सहूलियतें, कम पैसे में फ्री में ज़मीन दी जा रही हो, या और भी जो कुछ, तो वो उसमें कंडीशन है कि आप इसके एवज में आपका जो जॉब क्रिएशन है या इन्वेस्टमेंट है या प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए। अगर नहीं है तो हम ले लेंगे आपसे वापस। ये कोई खैरात नहीं है सालों दर साल, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है वो। मेरा कंसर्न एक तो ये भी है कि कॉर्पोरेट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार इतना इंसेंटिव दे रही। और जो FDI था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था, वो भी लगातार डिप कर रहा, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ से लगातार एग्जिट कर रहा। तो दोनों तरफ से मतलब दिक्कतें हो रही है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। हाँ बिल्कुल। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें कि ग्रॉस FDI में इतनी गिरावट नहीं है, बल्कि वो ऊपर गई है। आप अगर पिछले डेटा देखें तो हुआ क्या है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये रिपैट्रिएशन भी आप कह सकते हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पैसे लेके अपना पैसे कमा के चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब शायद फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ये सब दिख नहीं रहा है उनको। और हमारे यहाँ पे भी लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको FDI कहते हैं। तो हमारा बाहर इन्वेस्ट करना और ये जो रिपैट्रिएशन होना, प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाना दूसरे मार्केट्स में जहाँ वो सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छा करे, उस वजह से नेट FDI जो है वो घट रहा है। तो स्वाभाविक है जब FPI का भी यही उनको लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल। तो अगर हमारे कॉर्पोरेट्स ही अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भला FDI जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा कैसे यहाँ पर जगेगा? तो नटशेल में अगर बात करें, क्योंकि अब बजट पेश करने बहुत नज़दीक आ गया, आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? इकोनॉमी को बूस्ट के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, टैक्स पेयर्स को खुश करने के लिए किस तरीके का रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, टैक्स पेयर्स के लिए तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और FDI के लिए आपने अभी इंश्योरेंस FDI को 100% कर दिया,
पिछले 10 साल में जब 26% से लेकर 74% तक किया था, तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर एफडीआई आई थी। 10 साल में नहीं हो पाया। अभी अब 100% कर दें तो वो हो सकता है कि अगले 10 साल तक ना हो। नहीं आने के बहुत सारे वजह हैं। उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि एफडीआई में क्या करें आप। अधिकतर चीज़ें तो 100% हो ही गया है ओपन अप, तो शायद ही कोई सेक्टर बचा है। और आप तो पीएलआई डीएलआई देख के सबको बुला भी रहे हैं। डीएलआई में जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स होते हैं, 50%। अगर हम इस चर्चे को क्लोज करें, क्या लग रहा है जो मुख्य सबसे जो आपको लग रहा है कि सरकार शायद उस दिशा में कर सकती है? मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा हुआ है। आपने ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर चुके हैं जिसका रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। बल्कि अभी ये समय है कि आप ये टैक्स कट को वापस लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स कट को। ये जो पीएलआई डीएलआई का, चलिए अभी टाइम है प्रोजेक्ट कंप्लीट होके, सेटअप होके काम। लेकिन जो पीएलआई आप दे रखे हैं 5-7 साल से, उसका आप लेखा जोखा लीजिए, कहाँ डिलीवर हो रहा है, नहीं डिलीवर हो रहा है, नहीं कर रहा है कोई, तो ख़त्म कीजिए। अभी आप देखिए रिलायंस ने ये जो बैटरी का एसीसी बैटरीज, ईवीज में जो लगता है व्हीकल्स में, लिथियम आयन बैटरीज, उसका उनको पीएलआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अवार्ड मिला था। थोड़े दिन पहले उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया कह कि उनको जो रॉ मटेरियल और चीज़ें चाहिए थी, मशीनरी एटसेट्रा, चाइना से वो नहीं मिल रहा है। तो पहली बात तो ये आपने दिया किस बेसिस में था? उनके पास अगर चाइना से सप्लाई का ही कोई एश्योरेंस नहीं था तो आप क्या रुपए बांटते रहते हैं कि कोई भी बोली लगा ले और कर ले और फिर बाद में पता चले इसके पास तो कुछ है नहीं। ये पहले हमारे साथ एक बार फॉक्सकॉन वाला प्रोजेक्ट में हो चुका था। इनके पास कुछ थी नहीं अपनी लाइसेंस सेमीकंडक्टर बनाने की, और फिर ये रोविंग एक्सरसाइज हो जाता है कि ढूंढते हैं मार्केट में, कोई मिल गया लगा लेंगे, नहीं मिला 2 साल के बाद 1 साल के बाद बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो ये एक मजाक बन के रह गया है। ये जो इंसेंटिव्स दी जा रही है, फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि अभी टाइम है कि ये विड्रॉ किया जाए, रिवर्स में चलें। आप ये जो जितनी सारी इंसेंटिव्स इतने साल तक देते आ रहे हैं, और उनके जो प्रॉफिट है वो उनका प्राइवेट है। जो हम इंसेंटिव दे रहे हैं वो टैक्स पेयर्स का, सरकारी खजाने से जो होता है, हमारे पैसे जाते हैं, हमारे आपके टैक्स पेयर्स के, और जो प्रॉफिट होता है वो उनका होता है, हमारा नहीं होता है कुछ, है ना। नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, वेजेस नहीं बढ़ रहा है, तो अब तो वापस लेने का समय है, और कुछ देने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। आप क्या दे सकते हैं? बिल्कुल। तो इसी के साथ जो है हम इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं, और हम फिर बजट को लेकर आगे आपसे फिर जुड़ेंगे प्रसन्ना जी। तो जैसा कि प्रसन्ना मोहंती ने आपको बताया कि सरकार पहले ही काफ़ी कुछ हर बजट में ऐलान कर चुकी है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के लिए हो, चाहे पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए हो, सभी तरह की राहत दे चुकी है। हालांकि उसका जो रिटर्न होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। अगर जिस तरीके से कहा गया कि इनकम टैक्स छूट बढ़ाने के बाद जो है, देने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, वो नहीं हो रहा। तो सरकार को देखना चाहिए कि आम आदमी को राहत इसके बावजूद क्यों नहीं मिल रही। और कॉर्पोरेट्स के लिए जिस तरीके से सरकार ने अपना खजाना खोला 2019 के बाद, तमाम इनकम टैक्स, एक तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई, साथ ही साथ तमाम तरह की रियायतें दी गई, तो वो निवेश क्यों नहीं बढ़ा रहे जबकि उनका मुनाफा लगातार बढ़ रहा। वो जो जॉब्स है वो क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इतना सरकार उनको इंसेंटिव दे रही। तो देखना होगा कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन बातों की किस तरीके से समीक्षा करती हैं, वो कॉर्पोरेट्स को क्या संदेश देती हैं, और आम आदमी के लिए उनके पोर्टल में क्या है, ये 1 फरवरी को हमें पता चलेगा। तो आज आपने द फेडरल के बिजनेस एडिटर प्रसन्ना मोहंती जी के साथ बजट को लेकर हमारी चर्चा देखी। आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। द फेडरल देश के YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हम तक पहुंचाएं, और वित्त मंत्री से आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस बजट में, वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं।
वो हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।